दोस्तों, आज हम इस वीडियो में रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ेंगे कि रक्त हमारे शरीर में किस प्रकार बहता है, कहां से बहता है, कैसे बहता है। तो रक्त परिसंचरण तंत्र दो प्रकार का होता है, एक खुला रक्त परिसंचरण तंत्र, एक बंद रक्त परिसंचरण तंत्र। खुले रक्त परिसंचरण तंत्र में क्या होता है कि रक्त सीधे ऊतकों के संपर्क में होता है, किसी भी प्रकार की कोई नलिका नहीं होती है। और बंद रक्त परिसंचरण तंत्र में रक्त सीधे ऊतकों के संबंध में नहीं होता है, इसमें नलिकाओं से द्वारा रक्त बहता है। जैसे उदाहरण के लिए देखें तो खुला रक्त परिसंचरण तंत्र ऑर्थोपोडा जीवों में पाया जाता है और बंद रक्त परिसंचरण ह्यूमंस, इसका मतलब हमें मनुष्य में पाया जाता है। और ये दो प्रकार की नलिकाओं में बहता है। ये नलिकाएं जिन्हें धमनियां व शिराएं कहते हैं। क्या अंतर होता है हम देखेंगे, ठीक है। धमनियों में शुद्ध रक्त पाया जाता है, लेकिन फुफ्फुसीय धमनी एक अपवाद है, इसमें अशुद्ध रक्त पाया जाता है। धमनियों में शुद्ध ऑक्सीकृत रक्त पाया जाता है, लेकिन शिराओं में अशुद्ध रक्त अनऑक्सीकृत रक्त पाया जाता है। लेकिन फुफ्फुसीय शिरा एक अपवाद है जिसमें कि शुद्ध रक्त पाया जाता है। धमनियां जो होती है वो रक्त को हृदय से अंगों तक पहुंचाती है, तथा शिराओं का काम होता है कि रक्त को विभिन्न अंगों से लाकर हृदय में पहुंचाता है। और इसमें रक्त शुद्ध होता है, इसमें अशुद्ध रक्त बहता है। धमनियां जो होती है शरीर में बहुत ही गहराई में पाई जाती है और इनमें रक्त का प्रवाह बहुत तीव्र होता है और इनमें कपाट नहीं पाए जाते क्योंकि रक्त का प्रवाह बहुत तीव्र होता है। लेकिन शिराओं में ऐसा नहीं होता है। शिराएं बहुत ही ऊपर की ओर पाई जाती है और बहुत ही पतली होती है और इनका रंग भी हल्का होता है, जबकि धमनियों का रंग बहुत ही गहरा होता है। और शिराओं में कपाट पाए जाते हैं, जैसे कि आपके शरीर पर ये ऊपर दिखने वाली नसें जिन्हें शिराएं कहा जाता है। और विभिन्न रक्त का आदान प्रदान, जब हम किसी से रक्त लेते या किसी को रक्त देते हैं तो इन शिराओं के द्वारा ही रक्त का आदान प्रदान किया जाता है। तो ये धमनियों व शिराओं में कुछ अंतर होता है। रक्त को तरल संयोजी ऊतक या आभासी संयोजी ऊतक भी कहा जाता है, क्योंकि रक्त में कोशिकाओं में कोशिका विभाजन नहीं होता है। मेल में ये 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है और फीमेल में 4 से 5 लीटर पाया जाता है। शरीर में रक्त को जमने से रोकने के लिए हिपेरिन कार्य करता है। हिपेरिन का निर्माण यकृत में होता है, लेकिन जब हम किसी ब्लड बैंक में हमारा ब्लड देते हैं तो उसमें ब्लड को जमने से रोकने के लिए ईडीटी कार्य करता है। ईडीटी की फुल फॉर्म होती है एथिलीन डाइएमीन टेट्राएसीटेट, जो रक्त को जमने से रोकता है और रक्त को लगभग 30 से 40 दिन तक ब्लड बैंक में सुरक्षित रखा जा सकता है। रक्त का निर्माण हमारे शरीर में लाल अस्थि मज्जा में होता है और इस रक्त की पीएच 7.5 होती है, जो लगभग क्षारीय होती है। और रक्त का निर्माण हीमेटोलॉजी कहलाता है। और रक्त कणिकाएं 3 प्रकार की होती है। श्वेत रक्त कणिकाएं जिन्हें WBC कहा जाता है, लाल रक्त कणिकाएं जिन्हें RBC कहा जाता है, और एक बिंबाणु भी पाए जाते हैं। बिंबाणु हमारे RBC, इन्हें लाल रक्त कणिकाएं भी कहते हैं। इनका अन्य नाम है एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट इनका अन्य नाम है। इनका आकार उभयावतल होता है, लेकिन जब किसी को सिकल सेल एनीमिया हो जाता है तब इनका आकार हंस्याकार हो जाता है, जैसे कि इस प्रकार से इनका आकार हो जाता है जब किसी को अगर सिकल सेल एनीमिया रोग हो जाता है। और मानव में WBC का आकार कितना होता है? 7.5 माइक्रो। और सबसे बड़ी RBC का आकार 7.5 माइक्रो होता है। सबसे बड़ी RBC एम्फीबिया में पाई जाती है, जिसका आकार 70 से 80 माइक्रो होता है। और सबसे छोटी कस्तूरी मृग में पाई जाती है, जिस RBC का आकार कितना होता है? 2.5 माइक्रो। इन RBC का जीवन काल 120 दिन के लगभग होता है। इनका कार्य हमारे शरीर में गैसों के आदान प्रदान में होता है। और एक WBC, इन्हें श्वेत रक्त कणिकाएं भी कहा जाता है। इनका कार्य क्या होता है? जब हमारे शरीर में प्रतिरोधकता बनाए रखने का होता है। इनका जीवन का लगभग 6 से 7 दिन होता है और इन प्रतिरोधकता बनाती है। अगर हमें किसी भी प्रकार बाहर से वायरस हमारे शरीर में कोई भी अटैक करता है, जिस प्रकार अभी हाल ही में कोरोना वायरस ने अटैक किया था, इसके लिए तो ये हमें लड़ने के लिए हमारे काम आती है WBC। और अन्य होते बिंबाणु, ये हमें रक्त का थक्का बनाने में काम आते हैं, जिसके लिए फाइब्रिनोजन और नॉन फाइब्रिनोजन ये रक्त के थक्का बनाने में इनकी सहायता करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे रक्त समूह 4 प्रकार के होते हैं, A, B, AB और O। इनकी खोज कॉल लैंगस्टीनर ने की थी। हम देखते हैं कि A किस से ले सकता है? A से ले सकता है और O से ले सकता है।
और बी किससे ले सकता है, बी स्वयं बी से और ओ से ले सकता है, और ए बी ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ए बी से भी ले सकता है और ओ बी से भी ले सकता है। ए बी को सर्वग्राही रक्त समूह कहा जाता है और ओ केवल ओ से ही ले सकता है। और ए किन किन को रक्त दे सकता है, ए को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। उसी प्रकार बी को दे सकता है और ए बी रक्त समूह को दे सकता है, और ए बी केवल ए बी रक्त समूह को ही दे सकता है। ओ ए और बी और ए बी और ओ सभी को दे सकता है, इसलिए ओ को सार्वदाता रक्त समूह कहा जाता सकता है। जैसे कि अब इस पर हम एक क्वेश्चन करेंगे, अगर किसी के माता का रक्त समूह है और पिता का रक्त समूह बी है तो होने वाली संतान कैसी होगी। तो माता का रक्त समूह में ए दिया हुआ है और पिता का रक्त समूह बी दिया हुआ है, तो कौन कौन सी संभावना होगी कि इनसे होने वाली संतान कौन सी होगी। इसके लिए हमें पहले निकालना है इनके संयुग्मजी और विषमयुग्मजी। तो आई के होते हैं आई ए और आई ओ, उसी प्रकार बी के निकालते हैं आई बी और आई ओ। अब इनसे हम एक सारणी बनाते हैं, जैसे कि ये हमने बना ली। जब आई का आई बी से कराते हैं तो ये आई ए आई बी मिलता है, और आई बी का ओ से कराते हैं आई बी आई ओ मिलता है। उसी प्रकार आई ओ का आई ए से कराते हैं तो आई ए ओ मिलता है, और आई ओ का आई ओ से कराएं पाई। तो हमें ए बी को क्या लिख सकते, ए बी, बी ओ बी, ए ओ ए तो ओ। अगर माता का रक्त समूह है, पिता का रक्त समूह है, तो होने वाली संतान का रक्त समूह क्या होगा, ए बी बी ए और ओ हो सकता है। अगर आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर इस वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए हमारे हाथों से लिखे नोट्स की तो कमेंट जरूर करें। ओके, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, वेलकम।